बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउट क्लास, टोटली आउट क्लास, अगर ये जुमला इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए तो गलत ना होगा। जो कुछ अहमदाबाद में हुआ, 1 लाख तमाशाइयों के सामने हुआ, किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ी रेत की दीवार साबित हुए इंडियन बॉलिंग के आगे, कोई जो बहुत खास नहीं थी। मोहम्मद सिराज का बड़ा हुआ था लेकिन उनकी बॉलिंग कोई बहुत खास नहीं थी। ठीक है, बुमराह की कुछ गेंदें बहुत अच्छी आई, लेकिन पाकिस्तान ऑर्डिनरी बॉलिंग के सामने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से आउट होता रहा। एक के बाद एक खिलाड़ी आउट होता रहा। अच्छे स्टार्ट के बाद, मिडिल ऑर्डर के अच्छे स्टार्ट के बाद, या कह लें कि अपर मिडिल ऑर्डर के अच्छे स्टार्ट के बाद जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ वो हमने देखा कि 192 का टारगेट पाकिस्तान सेट करने में कामयाब हुआ। बहुत ही बुरा हुआ। उसके बाद रोहित शर्मा ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। किस तरीके से ग्राउंड में गेंदें उड़ती हुई गई। और अगर पाकिस्तान की इनिंग को देखें तो पाकिस्तान की इनिंग में एक भी छक्का नहीं था, लेकिन किस तरीके से आते ही रोहित शर्मा ने दाएं और बाएं, उल्टे और सीधे, हर तरह से पाकिस्तान को छक्के मार मार के अधमुआ कर दिया। बॉलिंग भी एक्सपोज हो गई, बैटिंग भी एक्सपोज हो गई। पाकिस्तान की टीम 1.25 लाख तमाशाइयों के सामने अहमदाबाद में बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई। बहरहाल अफसोस है, इसलिए मेरी आवाज भी ऊंची है, लेकिन खेल के अंदर यह होता है। पाकिस्तान की टीम है, लेकिन मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। ऐसे प्यार का हमें कोई फायदा नहीं कि जिसके अंदर तकलीफ ही तकलीफ हो, जिसके अंदर नुकसान ही नुकसान हो और आप पाकिस्तान मैच हारता ही चला जाए। बात करेंगे, मैच के ऊपर बात हो सकती थी। मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने कहा, कई लोगों ने कहा, कैमरामैन ने कहा कि मैच के ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन मैच के ऊपर क्या बात करें। जिसने मैच देखना है उसने मैच देख लिया, अब तकलीफ के मारे घर पे आराम से बैठा है, कहीं पे जो है वो मुंह छुपा के। कल छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन देखें लोग फिर क्या करते हैं। हम कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की मईशत पे, जहां पर पाकिस्तान की वैसे ही पिटाई लगी जैसे अहमदाबाद के अंदर लगी, वहां पे वैसे ही विकेटें गिरी कि जैसे अहमदाबाद के अंदर गिरी। लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के माशी आशारिये कुछ बेहतर हो रहे हैं। क्या चीज बेहतर हो रही है शरह नमू के अंदर, क्या चीज जो है वो पाकिस्तान को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जा रही है। खासतौर पर स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो गुज़िश्ता हफ्ते बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और परफॉर्म के साथ साथ हमने देखा कि डॉलर रेट भी बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल होता रहा। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे तमाम मामला के ऊपर, तस्करा भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे। शब्बर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा कि गैर मुल्कियों के इनखला का मामला है, जाहिर है कि हमें पता है गैर मुल्की हम लफ्ज़ एक ब्रॉड उसमें यूज़ ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये बात हो रही है अफगानियों के हवाले से। और अफगानिस्तान के साथ जो हमारी तिजारत थी, अगर उसको देखा जाए तो सालाना बुनियाद पर मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था कि तकरीबन 43% कम हुई है। तिजारत अपनी जगह है, लेकिन इनके इनखला की सूरत में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को कोई माशी फायदा भी होगा, या हम बस एक कयास करके बैठे हुए हैं? यार मुझे एक बात बताओ, ये आपने अभी मेरे सामने बयान दिया कि तिजारत कम हुई है, ये आपने कहां से उठाई ये फिगर? सर ये मैंने एक रिपोर्ट से देखी है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड है वो सालाना बुनियाद पे 43% कम हुई है, और अगस्त की अगर बात करें तो कोई 12-14% के करीब कम हुई है। अरे भाई मेरी बात सुनो, अफगानिस्तान ने इस साल 8.5 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट की है, ठीक है, और 8.5 बिलियन डॉलर में से 7.5 बिलियन डॉलर थ्रू पाकिस्तान इंपोर्ट हुई है, जो कि 67% ज्यादा है। और हमारे डॉलर इस्तेमाल करके वो अपनी गवर्नमेंटें चला रहे हैं। तुम लोगों को क्या हो गया, खुदा का वास्ता है इस तरह की बातें नहीं करो। उन्होंने हमारा मुल्क तबाह कर दिया है। सर यही मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि हमारे मुल्क पे अगर हम ये कर लेते हैं बिल्कुल ठीक तरीके से कि जितने ज्यादा मेरी बात पूरी सुनो पहले। सर अफगानिस्तान की इस साल की इंपोर्ट है 8.5 बिलियन डॉलर, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है 1 बिलियन डॉलर, उनकी डॉलर शॉर्टेज है 7.5 बिलियन डॉलर जनाब, और उनके ऊपर सैंक्शन लगी है जनाब। पूरी ट्रेड अपनी हमारे डॉलर से कर रहे हैं। अब मैं समझाता हूं हमारे डॉलर से करने का मतलब क्या है। सर जो 7 बिलियन डॉलर है उसमें से 4 बिलियन डॉलर की वो मंगाते हैं सामान जो पाकिस्तान में बिक जाता है, जिसको अफगान ट्रांजिट ट्रेड का अब्यूज बोलते हैं। रिवर्स सर आ जाता है वापस, नहीं और जाता ही नहीं है ना, वो तो दरमियान में गायब हो जाता है। ठीक है, 4 बिलियन डॉलर और 3 बिलियन डॉलर जो उनके पास जाता है, क्योंकि उनके पास इस वक्त सैंक्शन लगी है तो उसका डॉलर वो हमारे बाजार से खरीदते हैं। तो अगर आप अफगानिस्तान के डॉलर का आउटफ्लो रोक देंगे तो पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस इंशाअल्लाह ताला 250 में चली जाएगी। और मैं और हम लोग मिलकर यही काम कर रहे हैं, और आप लोगों को खुदा का वास्ता है ये इस तरह की गुफ्तगू नहीं करें कि ट्रेड खत्म हो गई है। सर मैं इसीलिए आपसे समझना चाह रहा हूं, मैंने तो जो फिगर्स मेरे पास आए हैं
इसमें समझने की कौन सी बात है सर? क्या अफगान ट्रेड का यूज नहीं हो रहा? क्या आपको नहीं पता कि अफगानिस्तान में सैंक्शन लगी हुई है? बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम क्यों उनके मामे बने हुए हैं? लेकिन सर एक क्वेश्चन और पैदा होता है। हमारा ख्याल ये था, बड़े बैंकर्स का ख्याल ये था, मेरा ख्याल है आपका भी ख्याल यही था कि पाकिस्तान की जो तरसीलात ज़र है उसमें फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बढ़ेंगी, लेकिन 20% कमी हुई है बजाय बढ़ने के। कि आप लोग करके क्या रहे हो? जब हमने अफगानिस्तान का ट्रांजिट ट्रेड पे हाथ डाला है, आज तारिक रोड पे राबी सेंटर पे गोलियां चली हैं जब कस्टम वालों ने हाथ डाला है उनके ऊपर, तो आप ये खबर चलाओ ना, ये बिला वजह की कहानी क्यों बात कर रहे हो? आज राबी सेंटर में फायरिंग हुई है, कस्टम वालों को मारा है, जब तो ये क्या हो रहा है वो आप क्यों नहीं दिखाते कि पाकिस्तान में ये क्या बदमाशी लगाई हुई लोगों ने, अफगानियों ने? आप क्या बात कम होंगी ज्यादा होंगी इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? सर पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आएगा सर, ये बताएं ना। फिर आपके सामने नहीं आ गया क्या पॉजिटिव में क्या आएगा? और क्या क्या आ सकता है सर? क्या सर और क्या इंपैक्ट आ सकता है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आ सकता है? 30 तारीख तक अगर ये तमाम लोग चले जाते हैं तो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी से लेके पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर, इन सब पे आप क्या इंपैक्ट समझते हैं? आप प्रेडिक्शन क्या करते हैं सर? मेरा व्यू ये है कि डॉलर 250 पर आ जाएगा और उससे भी नीचे अंडर इन्वेस्टिंग खत्म होगी और आप लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन इंप्रूव होगी। थोड़े दिन तक खराबी आएगी मगर इंप्रूव होगा। हमें परेशानी कि आप इतने परेशान क्यों हो? नहीं सर, मैं तो खुश हूं। मैं परेशान क्यों होऊंगा? मेरा मुल्क तरक्की करे माशी एतबार से। आपकी बातों से लग रहा है कि आप परेशान है। पहले आपने कहा जी ट्रेड कम हो गई, ये हो गया वो हो गया, एक मुल्क पे सैंक्शन लगी हुई है, तो हमें क्या तकलीफ है उनके साथ पंगाबाजी करने की? नहीं सर, जाती एतबार से अगर आप मुझसे पूछे, मुझे तो खुशी है कि पाकिस्तान के वसाइल पाकिस्तान पे लगे बजाय इसके कि हम किसी और को पालें। तो आप ये चाहते हैं कि डॉलर इस तरह आगे पीछे होता रहे और लोग करेंसी की डीलिंग करते रहे? बंद करें इसको। बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। लेकिन सर सवाल करना तो क्या ना हमारा, कम से कम पूछेंगे सही ना कि ये होगा कैसे, क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा। सर फैक्ट्स तो सही लेकर आया करो यार। जी ठीक सर। अच्छा सर ये बताएं कि शरह नमू में और ट्रेड अफगानिस्तान से ट्रेड हम किस चीज की करेंगे भाई? वो क्या बेचेंगे? उनके पास बेचने के लिए है क्या? कोयला सर। कोयले में कितनी ट्रेड हो सकती है यार? सर कोयला है, हमारे पावर प्लांट उसके ऊपर चलेंगे, इसके अलावा मादनियात है। एक बात बताएं, मैं एक सेकंड मुझे मैं एलसी कैसे खोलूंगा? सैंक्शन लगी हुई है सर। परशेबल आइटम्स हैं, आपके फ्रूट्स वगैरह भी आते हैं वहां से काफी। भाई सैंक्शन लगी हुई है। तो अभी कैसे कर रहे हैं सर फिर कोयले की ट्रेड अगर सैंक्शन है तो? आप पूछे जाके इस्लामाबाद में पूछे कि कहां से पेमेंट हो रही है, डॉलर एलसी कैसे खुल रही है, पूछे तो जाके। सर बार्टर भी तो कर सकते हैं। क्या जी? बार्टर सर, हम कुछ दें कुछ उनसे ले। यही तो मैं पूछ रहा हूं ना कि आप जज्बाती, आप सिर्फ कंजेक्चर के बुलाए किसी बैंकर को बुलाएं, उससे पूछें कि भाई अफगानिस्तान की एलसी कैसे खोल रहे हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर थोड़ा सा आगे चले। हाँ बताओ। अफगानिस्तान से आगे चलते हैं सर। शरह नमू के अंदर बेहतरी है, तजारती खसारे में कमी है, डॉलर कंट्रोल आया है, तो क्या इन इंडिकेटर्स को हम समझते हैं कि माशी बहाली की तरफ हम जा रहे हैं, या आपको लगता है परेशानी के बादल अभी भी हैं? नहीं देखें पाकिस्तान की माशी हालात ठीक तो नहीं है, ये तो हमें भी पता है और मैं ही तो इसका बड़ा पुराना। अब जो कुछ भी एक्सचेंज कंपनी के खिलाफ एक्शन हुआ है, अब उसके बाद ये अफगान ट्रांजिट के खिलाफ एक्शन हुआ है, फिर स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन हुआ है, आज कराची में और जगह पर कस्टम वालों ने अफगान ट्रांजिट के सामानों पर हाथ डाला है। अब ये ट्रेडर को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और ये सीधे करेंगे। पाकिस्तान के लिए जरूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। मैंने आज इसी पे ट्वीट किया है। तो अब ये तो जो कुछ भी हो रहा है ये मजबूरी में हो रहा है और अच्छा हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हालात अच्छी पहले से बेहतर ही है ना जी, खराब तो नहीं हुए ना। सर ये इंडिकेटर्स को हम समझ सकते हैं कि माशी बहाली के इंडिकेटर्स हैं, या ये आपको लगता है आर्थिक तौर पर अरेंजमेंट है? नहीं माशी बहाली है, क्यों नहीं बहाली यार? अगर ये डॉलर बढ़ रहा होता तो आप सारे एकदम कहते पाकिस्तान तबाह हो गया, गिर रहा है तो आपको पसंद नहीं आ रहा। नहीं सर, हम तो खुश हो रहे हैं। जाहिर है कि हमने भी जो कुछ लेना है इसी डॉलर के नतीजे में लेना है सर, लेकिन सवाल तो पूछेंगे ना। चलिए हो गया, आगे चलें। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो IMF है वो कहता है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के बारे में ख्याल कुछ और है, तो दोनों की रिपोर्ट का अगर कंपैरेटिव करें किसकी बेहतर है? नहीं मेरा अपना ख्याल है कि अब बेहतरी की तरफ जाएगा, मैं उनसे एग्री करता हूं। सर स्टॉक मार्केट डिपेंड। जी सर डिपेंड करता है ना कि गवर्नमेंट की कितनी पॉलिसी कंसिस्टेंट कितनी रहती है। जी आगे चलें। सर ये बताएं स्टॉक मार्केट में तेजी नजर आई गुज़िश्ता जो हफ्ता पूरा गुजरा है?
के बारे में कमेंट नहीं करता प्लीज कभी भी। ठीक हो गया सर। बाकी सर ये जो IMF कहता है कि तनख्वाहदार को खींचे, तनख्वाहदार तो मैं भी, मुझे भी बड़ी तकलीफ पहुंचती है सर। वो नहीं होगा, छोड़ दो उसको, आगे चले। सर वो होगा तो नहीं, लेकिन क्यों इनको आसान टारगेट लगता है? क्या हम टैक्स के बहुत सारे जो गैप्स हैं उनको फिल नहीं कर पाते? कह तो दिया नहीं होगा, मैं उनका दिल तो नहीं जानता ना यार, आगे चलो। ठीक है सर। पावर प्लांट्स की निजकारी थी सर, हवेली और जो है वो बलोकी पावर प्लांट पाकिस्तान कहता है कि हम अभी सेल नहीं करना चाहते। IMF नाराज तो नहीं होगा सर इस पे? देखिए मेरी बात सुने, वो जो शहबाज शरीफ साहब है ना, वो बयान कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान बहुत अच्छा था। आप उनको किसी ने टेलीफोन लाइन पे लाए, उनसे पूछे कि जो साहिवाल में कोल प्लांट लगाया था और ये सारे प्लांट, तो ये अच्छा था, तो वो उन्होंने पाकिस्तान को बचाया था। मुझसे नहीं पूछे ये सवाल, ये उनसे पूछे जिन्होंने पाकिस्तान बचाया था। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, पाकिस्तान जो है वो ट्रेड डेफिसिट पे कुछ कंट्रोल करने में कामयाब हो रहा है, क्या पॉजिटिव ले सकते हैं इसको, लॉन्ग टर्म ले सकते हैं? हाँ इंशाल्लाह निकलेगी, बेहतरी होगी। अच्छा सर ये बताएं, PIA की निचकारी कर रहे हैं हम, बाकी भी निचकारियों की तरफ जा रहे हैं, कितना फायदा हो सकता है मुल्क को सर? मजबूरी है, कुछ फायदे की बात ही नहीं है, ये उल्टा केस है। फायदा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, इसमें फायदे की बात नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो हर साल 2.22 ट्रिलियन रुपए खर्च करते रहेंगे, नहीं करें, ये उल्टा केस है। फायदे की बात नहीं है, नुकसान नहीं होगा इसमें नफे में नुकसान है। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? मैं समझ गया सर। अगर आप नहीं करेंगे तो 2.5 ट्रिलियन रुपीस का खर्चा होता रहेगा, करते रहे आप, आपकी मर्जी है। ये फायदे की बात नहीं, कितना फायदा होगा, आपका नुकसान खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया सर। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मुस्तकिल एक लेटर चल रहा है कि SIUT ने जो है वो कीमत लगाई है रिजेंट प्लाजा की, कराची का आइकॉनिक होटल है। थोड़ी तफसीलात बता दें ताकि गलत खबर को दबाया जा सके ठीक खबर की बुनियाद पे। नहीं तो हमने होटल ले लिया तो उसमें क्या परेशानी है आपको? सर वहां पे होटल ही चलेगा या उसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल बनाएंगे फुल फ्लैज। सर उसकी कुछ तफसीलात अगर बता सके, कितनी ऑफर है, क्या मामला है? एक होटल को अस्पताल बनाएंगे गरीबों के लिए फ्री, उसमें क्या परेशानी है तुम लोगों को? परेशानी नहीं है सर, रूमर्स हैं बहुत सारे, हमने कहा तस्दीक आपसे कर ले। रूमर क्या? तो रूमर को आपने फैलाना है आगे? नहीं सर, तस्दीक करनी है ताकि ठीक खबर जा सके। तस्दीक बात की करनी है सर, गलत खबर के जवाब में अगर उसकी तस्दीक कर लें तो खबर ठीक हो सकती है, इसलिए तस्दीक की जाती है सर। कमेंट पढ़ा, अखबार पढ़ा है, न्यूज अखबार में मैंने कहा हाँ जी हम इसे कन्वर्ट करेंगे हॉस्पिटल में, फुल टाइम फ्री हॉस्पिटल में, 5 स्टार फैसिलिटी, गरीब आदमी मुफ्त इलाज कराएगा और उसमें रहेगा, और हम इसके लिए लोन लेके डोनेशन ले रहे हैं। तो आप लोगों को इतनी बदतमीजी कर रहे हो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, गलत खबर है, र्यूमर है, बस शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस बात पे। सर हम तो आपके साथ हैं, हम तो SIUT के साथ हैं। पाकिस्तान में एक आदमी 14 बिलियन से लेकर गरीब के लिए असूल बना रहा है और आप कह रहे हो रूमर है। सर एक रूमर को दुरुस्त करना चाहता हूं ना कि अगर कोई लोग गलत बात कर रहे हैं उस हवाले से तो आप ठीक खबर दे दें। कैसे आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि वो खत चल रहा है, मेरे नाम से खत चल रहा है, तो आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि वो गलत है? सर तस्दीक तो आप ही करेंगे ना, तस्दीक आपसे करवाना तो हमारा हक है। मैं क्यों तस्दीक करूं आपकी बातों की? सर मैंने एक स्टॉक शेयर इन्फॉर्मेशन दी है, मैं आपको तस्दीक करता फिरूं कि मैंने कोई चोरी की है या मैंने आपको जवाब दिया है कि एक मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूं और आप लोगों को जवाब देता रहूं, तस्दीक करूं और जवाब दूं कि मैं गुनहगार हूं यहाँ बैठा हुआ? क्या मीडिया है पाकिस्तान का? नहीं सर, ये इसलिए नहीं होता कि आपसे तस्दीक का मतलब यही होता है कि कोई गलत बात ना करे, जो खबर ठीक है वो सबके सामने आ जाए। किस सबके सामने आ गया? मैंने दे दिया कि मैंने अस्पताल बनाना है, तकलीफ क्या है आपको? नहीं सर तकलीफ नहीं है, ये तो क्वेश्चन है, आपसे सवाल तो करना हक है ना हमारा। आप ये कहेंगे आपने अच्छा किया है, ये तो आपने बोला, अभी तक नहीं बोला। सर मैं तो कह रहा हूं इस बात पे मैं खुश हूं, डॉक्टर अदीब रिजवी साहब की खिदमत सबके सामने है, जाहिर है कि हो सकता है सवाल आपको जो है वो नागवार गुजरा हो, लेकिन बात तो दुरुस्त है। मैं पूछूंगा आपसे, नहीं तो किससे पूछूंगा? नहीं तो आपने ये क्यों पूछा कि ये रूमर है? आप बिलीव करते कि सही है? नहीं सर, मैं तो कह रहा हूं सोशल मीडिया पे रूमर है और हमारी जिम्मेदारी है उसको दुरुस्त करना। मेरा स्टेटमेंट इसके ऊपर न्यूज अखबार में आ चुका है, जो कि जरूरत नहीं थी, तो मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि आप सारे मीडिया को परेशानी क्या है। नहीं सर, किसी को अल्लाह ना करे परेशानी, हम तो खुश हैं कि कराची तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करे, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा हॉस्पिटल तरक्की करे, पूरे पाकिस्तान को सर्व करे, पूरी दुनिया को सर्व करे। इसमें कोई अगर आपको मसाले वाली खबर मिल जाएगी, आप उसमें स्लाइडें चलाना शुरू कर देंगे, यही चाहते हैं ना आप?
नहीं नहीं सर, आप थोड़ा सा नाराज है मेरा ख्याल है मीडिया से, लेकिन मीडिया इतना बुरा नहीं, हम तो थोड़ा सा नहीं, मैं इस सवाल पे बहुत नाराज हूं आपसे सर। हम तो सोशल मीडिया पे चलने वाली खबर की तस्दीक इसलिए करते हैं कि सोशल मीडिया पे जिसका जो दिल चाहे कहता है। मेरी बात सुनो, सोशल मीडिया पे चलने वाली खबर का मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ना मुझे जवाब देने की जरूरत है आप जैसे लोगों को। सर इस तरह नाराज आप उसमें चलाते हैं, उसे चलाते हैं, मैं जवाब दूंगा आपको बैठ के यहाँ पे कि क्यों चल रही है। बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं ऐसे आप दुरुस्त कह रहे हैं। क्यों सवाल किया, ये सवाल क्यों किया आपने सर? ये सवाल इसलिए किया कि जब सोशल मीडिया पे खबर आती है तो सोशल मीडिया पे कुछ भी चल जाएगा तो मैं जवाब दूंगा बैठ के, ये कह रहा हूं मैं आपको। सर तस्दीक या तरदीद तो करेंगे ना, कम से कम पता तो लग सके कि हकीकत क्या है। क्यों तस्दीक करूं मैं, जब मैंने स्टॉक सेल को देने दे दिया, वहां से जाकर तस्दीक कराओ। सर अगर आपसे बराह रास्त पूछ लिया तो उसमें नाराजगी की बात तो कोई नहीं है सर। आइंदा मेरे साथ गुफ्तगू नहीं करना। ठीक सर, आइंदा मैंने स्टॉक सेल को रिप्लाई किया कि मैं ले रहा हूं, आप जाके स्टॉक सेल चेक करो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सर क्योंकि अप्लाई आपने किया, आप सोर्स है। नहीं, मेरी बात सुने कि अगर खत है मैंने दिया है, स्टॉक सेल को दिया है ना उन्होंने, PHDL ने स्टॉक सेल को दिया है ना खत। सर वो खत आपने लिखा है, स्टॉक एक्सचेंज को रिसीव हुआ है। सुने मेरी बात सुनो जी सर। खत पाकिस्तान एक लिस्टेड कंपनी ने दिया है ना खत। बिल्कुल ठीक है सर, उससे पूछो ना जाके, या स्टॉक एक्सचेंज से पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? सर क्योंकि आप कंसल्टेंट आप है उसके। कंसल्टेंट नहीं हूं मैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम ए ट्रस्टी। सर ट्रस्टी है तो फिर तो और ज्यादा करीबी मामला आते हैं। नहीं तो यही तो मैं कह रहा हूं, मेरी बात समझें। आपको जर्नलिज्म अगर आती है तो आप जाकर स्टॉक एक्सचेंज से पूछे, भाई आपको इस कंपनी ने पूछा है, उनको पूछे ये जाली है असली है, या उससे पूछें जिसको खत मिला है कि भाई आपको ये ऑफर आई है या नहीं आई है। आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? सर दुरुस्त है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, लेकिन उस खत की तो ये इसलिए मेरे साथ नहीं करना, बस मैं ये कह रहा हूं आपको। अच्छा चले, आप SIT के इश्यू पे बात नहीं करना चाह रहे, ये कह रहे हैं आप? SIT की बात करना चाह रहा हूं, तुम्हारी सवाल की टोन मुझे पसंद नहीं आई है। नहीं सर, कतन कोई ऐसी टोन खुदा न खास्ता डेरोगेटरी नहीं थी ना, मेरा ये मकसद है, मैं तो आपसे सवाल पूछा है। मेरे साथ इस टोन में गुफ्तगू नहीं करना कि रूमर चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, इस तरह के वाहियात सवालों का जवाब नहीं देता। मैंने स्टॉक एक्सचेंज में कोटेशन दी है, मैंने उसको ऑफर दी है, वो स्टॉक एक्सचेंज को पता है, उनको पता है, वो आप उनसे जाके पता करें, मेरे साथ आप बात नहीं करें। बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब, आपके वक्त का कुछ तलखी थी शब्बर साहब के लहजे में। हो सकता है कि मैच देख रहे हो और मैच के दौरान जो कुछ पाकिस्तान की टीम के साथ होता रहा, उसने दिल के ऊपर, ज़बान के ऊपर कुछ तलखी छोड़ दी हो, कुछ तल्ख नकूश छोड़ दी हो। लेकिन बहरहाल हमारा काम है सवाल पूछना, सवाल पूछेंगे, सवाल ज़रूर पूछेंगे, और सवाल का जवाब अगर कोई देना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, नहीं देना चाहे तो भी जो है उसको वेलकम कहेंगे, मुस्कुरा के खंदा पेशानी के साथ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मईशत पे रहेंगे, क्योंकि मैच तो सबने देख लिया, जो होना था हो चुका। मईशत के ऊपर ही बात करेंगे, डॉक्टर शाहिद हसन मेरे साथ होंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान कुछ पावर प्लांट्स को सेल नहीं करना चाहता, PIA को सेल करना चाहता है, IMF इन तमाम चीज़ों से खुश होगा, नाराज़ होगा, क्या सूरत हाल बनेगी? क्योंकि अगर कोई चीज़ पाकिस्तान के फ़ायदे में है तो उसको फिर सेल नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान के इस तरीके से शायद ज़खायर बढ़ेंगे और ये तमाम चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। क्या समझते हैं आप, क्या मामला है? देखिए, पहली चीज तो हमें एज ए पाकिस्तानी समझनी है, क्योंकि 650 अरब रुपए के असासे हमने बेचे हैं तो 30 वर्षों में, तो ये जो प्रोसेस था निजकारी का, ये नाकाम रहा है, मुतनाज़ रहा है, और हमने अपने कीमती असासे गैर मुल्कियों के हवाले कर दिए। लोन तो फिर भी बढ़ा, और वो जिंदगी भर के लिए कि हम उस मुनाफे से हाथ बैठ चुके, और ये बहुत से लिटिगेशन भी हैं, उसके बाद इदारे बंद भी हुए। तो लकीली इस वक्त पाकिस्तान को अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, और वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है निजकारी के ऊपर, और वो ये कहते हैं कि भाई ये तो मामला बड़ा डिस्प्यूटेड है, तो आप उसको शफाफ तरीके से करें, और उस पूरे अमल की निगरानी जो है पार्लियामेंट की कमेटी करें। तो मैं अब भी जाती तौर पर समझता हूं कि निजकारी पाकिस्तान में नाकाम हो चुकी है,
और हमें इस पर पहले रिसर्च करनी चाहिए। मैंने तो पूरी रिसर्च करके कह रहा हूँ। तो अब हमें IMF के पास ये जाना चाहिए कि जनाब आलमी बैंक हमें ये कहता है कि ये आपका निजकारी होगी, इसमें लिटिगेशन होता है, तो हम तैयारी पूरी रखते हैं, मगर चूंकि वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि पूरे शफाफियत के लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट की कमेटी इसकी निगरानी करे। तो चूंकि इस वक्त पार्लियामेंट हमारे पास नहीं है तो हम पूरी तैयारी करते हैं और हम आपसे दरखास्त करेंगे कि हमें आप इजाजत दे दें कि हम उसको कुछ अरसे के लिए डेफर कर दें, और जैसा आलमी बैंक चाहता है और जैसे ही इलेक्शन होंगे पहला काम यही करेंगे। इस दौरान में हुकूमत को मौका मिल जाएगा कि अपना, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ, पूरी रिसर्च के बाद कि ये हमारा प्रोग्राम नाकाम रहा है, कि KSC आपके सामने है, PTCL आपके सामने, पूरे पैसे आज तक नहीं मिले, बहुत से इदारे भी बंद हो गए, बैंकों ने जो है बेतहाशा मुनाफा कमाया और सार्फिन का नुकसान पहुंचाया। लेकिन शाह साहब कता कलामी की मादा, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं बिजली की, इनका जो खसारा है ये तो फिर हुकूमत की जेब पे आ रहा है। अभी हमने देखा कि फिर आखिरकार जो है वो IMF के कहने के बाद वो आवाम तक हमने मुंतकिल कर दिया। मतलब चोरी बिजली जो है वो सांगड़ में बैठे किसी आदमी ने की थी, बिल कराची के बंदे ने भरा, या किसी ने चोरी जो है वो लाहौर में की थी और बिल जो है वो पेशावर के बंदे ने भरा। ऐसा यही तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या आर्मी चीफ ने 6 सितंबर को मीटिंग्स के बाद जब डंडा चलाया तो हमने जो है वो चोरी के ऊपर भी हाथ डाला, स्मगलिंग के डॉलर के ऊपर भी हाथ डाला। ये सारी चीजें जो आज आप कर रहे हैं कि बाहर से स्मगलिंग भी हो रही है, डॉलर भी जा रहा है, बिजली चोरी भी हो रही है, बिल अदा भी नहीं हो रहे, तो उस वक्त ये क्यों नहीं एक्शन हो गया? हुकूमत की रेट कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जानबूझ के चाहते हैं हमारे इदारे तबाह हों और फिर इदारों को हम गैर मुल्कियों के हाथ फरोख्त कर दें, मुनाफा बाहर जाता रहे, और ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर, जिसको मैं पाकिस्तान की सलामती के लिए खिलाफ समझता हूँ। इसलिए कि एक जमाने में जब कायदे आजम का जमाना था, हम बैंकिंग करते थे बाद में, तो यह कानून था कि किसी भी फॉरेन बैंक को 3 से ज्यादा ब्रांचेस नहीं मिलेंगी पाकिस्तान के अंदर, और वो 3 ब्रांचेस में ईस्ट पाकिस्तान भी था। आज आपकी जो 2 बड़ी बैंक है, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, वो भी फॉरेनर्स के पास चली गई। हम तो 3 की भी इजाजत से ज्यादा इजाजत नहीं देते थे। 80% हमारे जो बैंक्स हैं वो चले गए गैर मुल्कियों की ओनरशिप में। तो क्या हमारा काम ऐसे पाकिस्तानी, मेरा मुल्क है, आपका मुल्क है, हमारा काम सिर्फ चमड़े? लेकिन होता क्या है शाह साहब, असल में इसकी सबब यह है कि हम एक तरफ तो हमारी ख्वाहिश होती है कि गैर मुल्की आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो यहाँ पर जो है वो मामलात को चलाना भी शुरू कर दें, क्योंकि हम समझते हैं कि हम नाकाम हो गए चलाने में, हमारे पास डॉलर्स की कमी है, बाहर से डॉलर्स आएंगे। तो ये सारा मॉडल ही बुनियादी तौर पर क्वेश्चनेबल नहीं है। बिल्कुल है। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा मुझे कोई ये समझा दे कि आप एक हुकूमत पाकिस्तान एक ऐसी हुकूमत को भेजती है जो पाकिस्तान में नहीं है, तो अगर मेरी हुकूमत PTCL नहीं चला सकती तो अबू धाबी में, दुबई में, अबू धाबी में बैठ के कैसे चलाएंगे? कोई मुझे जरा समझा तो दे। मैं आपको एक जिम्मेदारी से गारंटी करना चाहता हूँ, मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ, और आप भी समझेंगे इस बात को, कि PIA, देखिए पाकिस्तान में डोमेस्टिक ट्रेवल देख लीजिए, उम्रे के यहाँ से लोग जाते हैं, समंदरदार पाकिस्तानी आते हैं, यहाँ से लोग हम जाते हैं, ट्रेवलिंग बेतहाशा है। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर हम दानिस्ता ना चाह रहे हो तो कैसे, जो गारंटीड बिजनेस है, कितना गारंटी बिजनेस है, 24 करोड़ की आबादी का मुल्क है, उसमें हम ये चाहते, उम्रा भी बेतहाशा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान से बहुत बड़े लोग जाते हैं, हज भी करते हैं, समंदर पर पाकिस्तानी आते हैं यहाँ, हम उनको मिलने जाते हैं। इतना गारंटीड बिजनेस होने के बावजूद हम चाहते हैं कि PIA लॉस में रहे और इसको औने पौने करके। इसका मतलब ये है डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि एक थ्योरी जो हमारे यहाँ चलती है जिसके अंदर लोग कहते हैं कि हम जानबूझ के स्टेट और इंटरप्राइजेस जो हैं उनको नुकसान में डालते हैं ताकि उसको औने पौने बेचा जाए और कुछ माफियाज या कुछ मखसूस लोग उससे फायदा उठाएं। फिर तो ये बात इसी तरीके से कि एक चलती हुई चीज को हम पहले खड्डे में डालते हैं, उसके बाद बोलते हैं कोई औने पौने खरीद ले। इसमें शुबे की क्या बात है? मैं आपसे तो वही असर, हबीब बैंक जिस वक्त मुनाफा दे रहा था उसको औने पौने हमने बेच दिया, यूनाइटेड बैंक जिस वक्त मुनाफा दे रहा था उसको बेच दिया, उसके बाद जो है वो हमने मुस्लिम कमर्शियल बैंक मुनाफा दे रहा था उसको बेच दिया। और आपको अगर आज मैं बताऊं, जब एलाइट बैंक बेचा गया, एलाइट बैंक ने निजकारी के बाद जो नुकसान दिखाया चंद वर्षों में, वो 1942 से ये बैंक था, 1942 से 1997 तक जो बैंक का मजमूई मुनाफा था उससे कई गुना नुकसान उन्होंने निजकारी के बाद दिखा दिया। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब यह है कि आप इस ख्याल के हामी हैं कि जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं उनको स्टेट ओन ही रहना चाहिए। पाकिस्तान में निजकारी का मॉडल खराब हो चुका है, जब ये हुकूमत के पास ही रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो उसकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल होगा। नहीं, मैं पहले से आपसे अर्ज कर दूं कि मेरा ये ख्याल नहीं है, मैंने रिसर्च करके
उनकी बैलेंस शीट एग्जामिन करके उन्होंने क्या कमाया, हमें क्या दिया, सार्फिन को क्या दिया। आप पीटीसीएल देख लीजिए, पीटीसीएल में हम जो एक लैंड लाइन होती है एक्स्ट्रा, मेरे पास एक एक्स्ट्रा लैंड लाइन है, वो 250 रुपए उसका बिल आया करता था, मैं उसको यूज नहीं करता, दूसरी करता था। अब उनका वो आ गया कि जी हम 1500 रुपए से कम पे नहीं लेंगे। अब एक बात बताइए, लैंड लाइन 200, 250, 300, अभी तक वो 450 चल रहा था। अब देखिए हमने इतना बड़ा बिजनेस था, पीटीसी यूफोन को भी दे दिया, इनको भी दे दिया, कितना जबरदस्त मुनाफा है। मैं रिसर्च करके उनकी बैलेंस शीट को एग्जामिन करके आपको पता है कि नेशनलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के बाद हमारे वजीर खजाना ने कहा था बैंकों ने कार्टेल बना लिया, कार्टेल बन गया, और उन्होंने जनाब क्योंकि गैर मुल्की मुल्कियत है। आज हालत ये है, मैं अगर आपको बताऊं, पाकिस्तानी कौम की जो है ना आंखें खुलनी चाहिए। पहली तो ये कि मैं रिसर्च बेस्ड है, आज पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं देखा मैंने, ना पाकिस्तान में देखा है, तिजारती बैंक, कमर्शियल बैंक का काम होता है सनत के लिए, ज़राअत के लिए कर्जे दें। बताया आपने क्या किया, पाकिस्तानी बैंकों ने 21,500 रुपया हुकूमत को दिया, उसका बड़ा हिस्सा बजट खसारे के लिए, और 24 करोड़ की आबादी के मुल्क को सनत, तिजारत, ज़राअत, बरामदात, स्मॉल लोन्स, माइक्रो फाइनेंस, वो मिला के दिया 12,000 अरब रुपया। मुझे पूरी दुनिया में, और मैंने बैंकिंग दुनिया भर में की है, पाकिस्तान में कभी दिखा दें कि तिजारती बैंक इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा है और सनत तिजारत के लिए कर्जे कम दे रहा है। इजी मनी है ना डॉक्टर साहब, इजी मनी की तरफ हमने दे दिया ना। रेगुलेशन कमजोर थी, स्टेट बैंक के मामलात कुछ डाउट का शिकार थे। लेकिन एक सवाल यहाँ पे अभी भी पैदा होता है कि जो कौम, आप अगर ये देखें कि पीआई और स्टील मिल को हमने बेताशा भर्तियां करके तबाह किया, उनकी प्रोडक्शन का या उनकी जो है वो बाकी चीजों का इशू शायद नहीं था, हमने बेताशा भर्तियां की। दुनिया के अंदर अगर एक जहाज आपके पास है उसमें 6, 8, 10 लोग होने चाहिए, तो आपने 600 लोग रखे। इसी तरीके से स्टील मिल के अंदर भी हमने बेताशा लोग रखे। तो पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है, यहाँ गैस की लाइन के ऊपर सियासत होती हो, आपको लगता है कि हमारे यहाँ ये मॉडल चलेगा? जब आपने सियासी कल्चर कहा तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब मुशर्रफ साहब 9 साल तक हुक्मरान थे तो उन्होंने क्यों उसको तबाही बर्बादी की तरफ ले गए? मैं आपको अगर एक बात बताऊं, हैरान होंगे। मैंने एक टीवी प्रोग्राम में ये कहा, मुस्लिम लीग नून का दौर था, कि मैं आपको एक बना के देता हूं, मैं खुद उसमें नहीं आऊंगा नौकरी पर, और मैं गारंटी करता हूं कि मेरे कहने पे आप अमल करें, मैं इसको प्रॉफिट में लाके दिखाता हूं। तो आपको पता है मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा ने क्या कहा? कहना जी आप क्या बताएंगे, हमें भी पता है कि ये मुनाफे में आ जाएगा, मगर हम इसको लाना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि हम तो मुनाफा ले लेंगे, अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी आ गई तो वो इसको फिर तबाह करेंगे। तो अगर इस बुनियाद पे बेचना है तो फिर तो आप कैबिनेट भी बेच दें। बस ठीक है, ये आपने बिल्कुल आपने इख्तिताम कर दिया बात का। आपने बड़ी मजेदार बात कह दी कि अगला आके ना लूट ले, हम तो अगर नहीं करेंगे, लूट आप भी रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा आऊंगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद है। बड़ी खुली बातें हो रही हैं। खुली बातें यही हैं कि पाकिस्तान के हक में जो है उसको करना चाहिए, और जो हक में नहीं है उसको फिर उसके ऊपर कोई डील करनी चाहिए, कोई बात करनी चाहिए, फिर IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो। डॉक्टर साहब, स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता पूरे हफ्ते जो हमने देखा कि तेज़ी का रुझान था, इसके साथ साथ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरह नमू के अंदर इजाफा हो रहा है, कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, डॉलर भी कंट्रोल में है या हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो गई हैं मईशत से हमें? देखिए मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूँ, अगर किसी मुल्क में जो इंपोर्ट्स है यानी दरामदात वो एक्सपोर्ट से दुगनी से ज्यादा है तो कभी तो उसकी पायदार तरक्की नहीं हो सकती। अगर किसी मुल्क में जो FDR की आमदनी है टैक्सों की, उसमें से सूबों को हिस्सा देने के बाद जो पैसा बचता है उससे कर्जों पर सूद ही अदा नहीं हो सकता, मुल्की कर्जों पर, वो कभी मईशत ठीक नहीं हो सकती। अगर किसी मुल्क में हुकूमत के जो अखराजात हैं उसके मुकाबले में हुकूमत की, और अखराजात कौन से, जिसमें आपने तालीम का बजट कम किया, सेहत का बजट कम किया, तालीम का बजट कम किया, उसके बावजूद जो आपके अखराजात इतने ज्यादा हैं कि आमदनी के बाद 7,000 अरब रुपया आपको एडिशनल देना पड़ रहा है, बजट खसारा, जिसके लिए आप कर्जा लेते हैं। अगर किसी मुल्क में कानूनी तरीके से इजाजत है, जो कि दुनिया के बेशतर मुल्कों में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, कि आप मार्केट से डॉलर खरीद के पैसा बाहर भेज दें, अगर गैर कानूनी तरह से स्मगलिंग, हुंडी हवाले का कारोबार चल रहा है, अगर आप तालीम और सेहत पे तरक्की खर्च नहीं कर रहे, अगर आप अपने नौजवान नस्ल को न हुनर दे रहे हैं, न सेहत दे रहे हैं, न स्किल्ड लेबर दे रहे हैं, तो फिर ये समझना कि वो मईशत तरक्की कर सकती है, वो अपने आप को धोखा देना है। मैं इसलिए बातें कह रहा हूँ जिम्मेदारी से कि हमें, आपको पता है कि शुरू से अमेरिका की हमें सपोर्ट रही पहले, क्योंकि हम अमेरिका में लाई थे, फिर जो है उसके बाद सोवियत यूनियन आ गया, फिर हमें पैसे मिले, फिर हमें जो है वो 9/11 आ गया, फिर पैसे मिले। 1980 से आज तक
मेरे मुल्क का जो ग्रोथ रेट है औसत वो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका से कम है। अब दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन पैदा होता है। देखिए दो चीजें, एक तो ठीक है कि हम तरक्की नहीं कर रहे, हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन नहीं है, वो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन जो लीकेज हमारे पास हो रही थी बुरी तरीके से, हम लोग लहूलुहान हो रहे थे, अगर उस लहू को रोक लिया गया है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ग्लूकोज लगा के, ड्रिप लगा के कुछ बहाल करने की कोशिश की जाए, तो आप समझते नहीं है कि पहले लीकेज रोकने का जो मामला है उस तरफ हम ठीक है? फवाद साहब मेरी गुजारिश सुन लें, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो तबाही और बर्बादी है उसमें आप इसका 1% भी नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। इसे और ये भी मैं आपको बता दूं, अल्लाह ताला मेरी बात गलत साबित करे, आप भी आमीन कह दीजिए। ये 30 महीने के बाद देखें तो ये फिर 320 से आगे चले जाएगा, ये भी मैं आपको बता। देखिए वो अंडरग्राउंड चले गए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ये आपका ख्याल है, अंडरग्राउंड चले गए हैं। इस वक्त बहुत सख्ती की है, पूरा क्रेडिट आर्मी चीफ को है, न स्टेट बैंक को है, न किसी को, उन्होंने कराया। यही हुकूमत ने तस्लीम किया है कि 20 दिन तक इन्होंने कुछ नहीं किया। 2800 पेट्रोल पंप जो है वो थे, यहाँ पर मौजूद थे, 2800 जो तेल आ रहा ईरान से आ रहा था लीटर। तो ये सारी चीजें हो रही थी। कौमी सलामती कमेटी भी थी, इस हुकूमत के दौर में भी थी, पिछली हुकूमत में भी। ये तो तबाही बर्बादी ही तो किया। लेकिन आज भी निगरान हुकूमत कानून तोड़कर टैक्स चोरी करने वालों की मदद कर रही है, आज भी कर रही है। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, आज भी उनके पास 41 लाख आदमियों के लिस्ट है जिनके चोरी के असासे मुल्क के अंदर हैं, जिसके लिए कानून मौजूद है। अगर उस पर हाथ नहीं डाल रहे तो इसका मतलब है कानून से इनहराफ, और ये वो चीज है जिससे परमानेंट फायदा होता है। ये तो आप देखेंगे माजी में कई दफे इस किस्म की चीजें हुई हैं, अब के कुछ ज्यादा हो गई। इससे कभी भी मईशत में पायदार बेहतरी नहीं आ सकती, इसमें रुपए की कदर दोबारा गिरेगी। इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि जिस मुल्क में इंपोर्ट दुगनी से ज्यादा है और ये सारी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल भी हो रहा है, तो ये आपने जो है वो आज आपको पता है सब कुछ। डॉक्टर साहब एक आखिरी एक आध मिनट रह गया, अगर आप वाज़ेह हो जाए, जो 12 जुलाई को रेट था डॉलर का, आज भी उससे खराब है, इस तमाम तरबाई के बावजूद। यानी जो आपने इस दौरान में गिराया था उसका 95% अभी तक ठीक हुआ है, अभी भी उस वापस नहीं आए हैं 12 जुलाई पे। अच्छा डॉक्टर साहब एक आध मिनट आखिरी रह गया, अगर आप मुझे इसमें ये बता दें कि 1 2 3 4 क्या इकदामात हो सकते हैं क्विकली, अगर 1 मिनट के अंदर कि जिससे हम दोबारा उस डिस्ट्रक्शन की तरफ ना जाए, तबाही की तरफ ना जाए। बिल्कुल, मैं वो बताऊंगा जो निगरान कर सकती है। जी सर। नंबर 1, पहले तो वो ये करें कि जो नाजायज असासों की इनके पास तफसील है, और बजट में कहा गया था, पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था कि 3000 अरब रुपया जो है टैक्सों की चोरी हो रही है, हम इसको वसूल करेंगे, उन्होंने नहीं किया। ये 41 आदमियों की जो लिस्ट है उससे 1100 अरब आ सकता है, कानून मौजूद है, और अगर ये नहीं करते तो कानून तोड़ते हैं। तो पहले तो आप असासों पे हाथ डालें जो नाजायज है टैक्स चोरी के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट बैंक से ये दरखास्त करें कि हमारे पास पैसा नहीं है, लोग जो मार्केट से डॉलर खरीद के बैंकों के जरिए बाहर भेज रहे हैं उस पर पाबंदी लगा दें, सिवाय तालीम के और इलाज मुआवजे के, उसके अलावा हमें पैसा रोक दें, नंबर 2। और तीसरी बात ये थी कि जिस तरीके से ये हुंडी हवाले को हमने रोका है, इस पर सख्ती बरकरार रहनी चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि प्रॉपर्टी जो 3 करोड़ की है या 4 करोड़ की है वो 50 लाख में रजिस्टर हो रही है। आप डीसी के पास ही इख्तियार है, एफबीआर के पास इख्तियार है कि ये कानून बना दें कि जनाब कोई भी मार्केट की ट्रांजैक्शन होगी वो मार्केट वैल्यू पर होगी। कई हजार अरब रुपया चोरी का वहां पड़ा है, डिप्टी कमिश्नर कर सकता है, वो आप नहीं करते। जहां ताकतवर तबकों के ऐसे मफादात आते हैं उसमें निगरान हुकूमत भी पीछे करे, ये आप कर लीजिए। और जो चीजें तफसील आपके पास है, मार्केट मईशत को दस्तावेजी बना दें। और एक आखिरी काम कर लें कि जो मैं हमेशा से कहता हूं कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाएं, जो आपकी काउंसिल बनी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, उनकी मीटिंग बुलाएं और एक कानून साजी कर दें और सुप्रीम कोर्ट से उसको अटेस्ट करा दें कि जनाब जो भी हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद उसने हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाना है, मईशत को दस्तावेजी बनाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, इजाजत दीजिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।